हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्वाटिक इकोसिस्टम की अपन बात कर रहे हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपन ने बात की थी पिछली बार जो दो टर्म्स में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में अपन ने जो है पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम के बारे में स्टडी की। तो अब नेक्स्ट जो अपना आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आज अपन बात करते हैं मैराइन इकोसिस्टम की। और मैराइन इकोसिस्टम में अपन क्या क्या स्टडी करते हैं किसके, सबसे पहले तो अपन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन इकोसिस्टम, यानी कि मैराइन इकोसिस्टम के जो कैरेक्टर क्या है इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फिर जो है ओशियन और देन एस्चुरी और ऑनशोर इकोसिस्टम और कोरल रीफ। ये सभी के सभी जो ओशियन है, एस्चुरी है, ऑनशोर इकोसिस्टम है और कोरल रीफ, ये सभी किस में आते हैं? मैराइन इकोसिस्टम में आते हैं। तो आज अपन जो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन इकोसिस्टम या मैराइन इकोसिस्टम के जो कैरेक्टर या लक्षण। किसी भी इकोसिस्टम में अपन ने पिछली टर्म्स में भी बात की थी, किसी भी इकोसिस्टम में दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि जो जीव होंगे, प्रीडेटर्स होंगे, पैरासाइट्स, कंपिटिटर एंड मैट्स। ये किसी भी इकोसिस्टम के, यानी कि यहाँ मैराइन इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। दूसरी तरफ जो एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल एंड केमिकल जो मटेरियल है उसको एबायोटिक कंपोनेंट में सम्मिलित करते हैं। तो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें जैसे कि टेम्परेचर है, कंसंट्रेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सनलाइट है, टर्बुलेंस और सैलिनिटी और डेंसिटी, ये सभी के सभी मिलके क्या बनाते हैं? इसका एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। किसका? यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम का। फिर जो यहाँ पे फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि यहाँ के मैराइन इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग इन लाइफ ऑफ द सी एंड ओशियन। सी और ओशियन की जो लाइफ है, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो फैक्टर है क्वालिटी ऑफ सी वाटर। जो क्वालिटी है, यानी कौन कौन से पदार्थ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, मटेरियल कौन कौन से पाए जाते हैं किसमें? सी में, सी वाटर में, वो इसको प्रभावित करते हैं कि वो लाइफ को, जो मैराइन लाइफ को वो प्रभावित करेंगे। स्केलेटन, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीवों का स्केलेटन है उसका साइज जो है प्रभावित, शेप एंड साइज जो है ऑर्गेनिज्म की वो भी प्रभावित होगी। बियॉन्सी, उत्प्लावकता और ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मैराइन सिस्टम में, यानी कि
ओशियन में, सी में, ये भी जो है वहां के जीवों को, लाइफ को डिसाइड करता है। इसके अतिरिक्त टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो वाटर टेम्परेचर है वो यहाँ पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट की लाइफ को डिसाइड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर डेंसिटी जो है वो भी लाइफ को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो और फैक्टर है लाइट पेनिट्रेशन, लाइट कहाँ तक भेजती है वाटर लेवल को, वो भी प्रभावित करता है, क्योंकि वाटर पेनिट्रेशन जहां तक पहुंचेगा, सॉरी लाइट पेनिट्रेशन जहां तक पहुंचेगा वहां तक तो जो लाइफ है यानी फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लांट्स है अदर्स माइक्रो प्लांट वो पाए जाते हैं। और जैसे जैसे लाइट समाप्त होती जाएगी वैसे ही जीवों का जीवन जो है समाप्त, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रेयर हो जाएगा। फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो भी, न्यूट्रिएंट्स ये भी क्या है, इसको लाइफ को जो है प्रभावित करते हैं, कहाँ पे, सी एंड ओशियन में। अब बात करेंगे जो अपन ओशियन की, यानी कि इस मैराइन इकोसिस्टम के अंतर्गत अपन जो है ओशियन की स्टडी करते हैं। आप भी जानते होंगे कि जो ओशियन है वो 75%, कितना, 75% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर किए हुए रहता है। 75% भाग जो अर्थ सरफेस का है वो किसके द्वारा, इस ओशियन के द्वारा ही कवर्ड रहता है। यहाँ का ओशियन का जो है मेजर फैक्टर, या आप कह दो कि जो ओशियन है वो जो अर्थ की लाइफ को प्रभावित करता है। कैसे, वाटर इज कंटिन्यूअस मूवमेंट, यहाँ का जो ओशियन का जो है वाटर है कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। आपने ये देखा होगा कि आप न्यूज भी सुनते होंगे कि आज जो है यहाँ उस दबाव का क्षेत्र बना है, निम्न दबाव का क्षेत्र बना है अरब सागर में, इसमें प्रशांत महासागर में। तो ये क्या होता है, ये क्या, इन जो वेव है, वाटर मूवमेंट है किसकी, ओशियन की, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में लगातार चेंजेबल होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, जिसके कारण जो है अलग अलग जो कम दबाव या उच्च दबाव के क्षेत्र बनते हैं। जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो तूफान इत्यादि की आशंकाएं हैं वो बढ़ जाती है। फिर जो एवरेज साल्ट कंटेंट है, साल्ट कंटेंट वो 35 ग्राम पर लीटर पाया जाता है, यानी कि जो मैराइन है वहां पे साल्ट की मात्रा वो है बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। 35 ग्राम बहुत अधिक मात्रा होती है। यहाँ पे अगर आप फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इतनी उच्च सांद्रता में कंटेंट, साल्ट कंटेंट में सिर्फ जो है मैराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव कर पाते हैं। डिजोल्व न्यूट्रिएंट इज लो, जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट है वो काफी लो मात्रा में पाए जाते हैं, निम्न मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे, ओशियन में। फिर यहाँ जो एनिमल प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, नेक्टन एंड बेंथोल, ये क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं। बायोटा, ये क्या कहलाएगा, यहाँ का बायोटा, कहाँ का, ओशियन का। एनिमल प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, नेक्टन एंड बेंथोल। फिर जो टेम्परेचर है वो लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है
और इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के कारण जो आर्कटिक रीजन है वहाँ का जो आर्कटिक रीजन का जो वाटर है वो कोल्डर होता है और ट्रॉपिकल रीजन का जो वाटर है वो वार्मर होता है, आर्कटिक और ट्रॉपिकल। तो आर्कटिक रीजन्स में अलग प्रकार का बायोटा पाया जाता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में अलग प्रकार का बायोटा मिलता है। वेरिएशंस आर सीजनल एंड डायूरेनल, या ये जो वेरिएशंस है टेम्परेचर की, ये जो सीजनल हो सकती है या डायूरेनल, या तो मौसमी होती है या फिर दिन रात के चक्कर में चलती रहती है। इस टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण जो एनिमल है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो कहलाता है पहले स्टीनोथर्मल एनिमल। इस प्रकार के एनिमल, स्टीनोथर्मल एनिमल क्या होते हैं? वह एनिमल जो कि विदिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं या इससे अधिक टेम्परेचर पर ये जीवित नहीं रह पाते हैं। इनके लिए स्टीनोथर्मल जो है 0 से जो है 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में पाए जाते हैं। फिर जो यूरिथर्मल मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी एक्सटेंड टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का है, वहां पर केवल यूरिथर्मल एनिमल्स जो है पाए जाते हैं, स्टीनोथर्मल और यूरिथर्मल। फिर जो बेस्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट 3 जोन्स, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके आधार पे ओशियन जो है वहां ओशियन या सी, उस इनके जो 3 भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूफोटिक, दूसरा डिस्फोटिक और तीसरा रीजन जो जोन है वो कहलाता है एफोटिक जोन। सबसे पहले यूफोटिक जोन की बात करते हैं अपन। यूफोटिक जोन जो है अपने अगर अपन ये बात कर लें कि ये जो है अपर रीजन, अपर सरफेस रीजन, तो सरफेस रीजन जो है यहां से जो 100 मीटर 100 मीटर डेप्थ में ये क्या कहलाएगा? यूफोटिक रीजन कहलाता है। यूफोटिक जोन जो है एक्सटेंड अप टू 100 मीटर डेप्थ, और जो यहाँ ये क्या कहलाएगा? इल्यूमिनेटेड जोन। जो यहाँ लाइट है वो प्रॉपर मात्रा में जो है अवेलेबल होती है। लाइट अवेलेबल होने के कारण जो है प्रोडक्शन जोन भी कहलाता है। और रिच विद फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा अधिक होगी क्योंकि ये जो रीजन है फोटोसिंथेसिस जोन होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी जिससे कि ग्रीन प्लांट पाए जाएंगे, उनमें प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन होने के कारण बायोमास भी जो है अधिक पाया जाता है। और फाइटोप्लैंक्टन वगैरह पाए जाने के कारण जो है इन पे डिपेंडेंट रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर भी इसी रीजन में पाए जाते हैं, इसी जोन में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है सेकेंडरी कंज्यूमर भी पाए जाते हैं। तो ये जो यूफोटिक रीजन है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट जोन बनाता है कहाँ का? इस मैराइन इकोसिस्टम का। और रिचर रीजन कहलाता है। फिर जो दूसरा होता है डिस्फोटिक जोन। डिस्फोटिक जोन इस जो अपर सरफेस लेवल से 100 मीटर डेप्थ, उसके बाद में जो 100 मीटर टू 200 मीटर का जो रीजन होता है 100 to 200
का जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पोटिक जोन कहलाता है। इस यहाँ पे जो लाइट है वो वीकली आती है या वीकली लाइटेंड जो जोन होता है। यहाँ पे केवल और केवल सेकेंडरी कंज्यूमर पाए जाते हैं और साथ में जो है कुछ मात्रा में प्राइमरी कंज्यूमर की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। साथ साथ में जो रेयर प्लांट लाइफ भी देखने को मिलती है। प्लांट है वो बहुत ही रेयर मात्रा में पाए जाएंगे क्योंकि डिस्पोटिक जोन है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तीसरा रीजन जो है इस 200 मीटर्स डेप्थ के आगे का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, अपना एफोटिक जोन। एफोटिक जोन है अबव 200 मीटर से मोर देन जो डेप्थ का रीजन है वो क्या कहलाएगा, एफोटिक जोन। यहाँ पे नो लाइट, नो प्रोड्यूसर, नो फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। लाइट यानी कि सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना, इकोलॉजी, अपन यही तो इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। लाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो प्रोड्यूसर सर्वाइव नहीं करेंगे और प्रोड्यूसर सर्वाइव नहीं करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ केवल और केवल सेकेंडरी कंज्यूमर पाए जाते हैं जो फीड ऑन अदर एनिमल। तो ये अपन ने आज बात की मैराइन इकोसिस्टम की। थैंक यू स्टूडेंट्स।